नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नामदेव एकेडमी पर। जैसा कि विदित है, आज का अपना विषय है हिंदी। और हिंदी विषय को शुरू करने से पहले हिंदी भाषा के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। और हिंदी भाषा को जानने से पहले भाषा के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए साथियों, यह सभी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। किसी भी एक कड़ी को अपने बीच में नहीं छोड़ सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को व्यक्त करता है, या मन के भावों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वह भाषा है। देखिए साथियों, आपको परिभाषा और शब्दों के जाल में नहीं फंसना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आखिर भाषा की परिभाषा बनती कैसे है। देखिए साथियों, आप कहीं जा रहे हो, आपके सामने अचानक कोई अच्छी चीज़ आती है। उस चीज़ को देख के आपके मन में विचार आएंगे। उन विचारों को जो अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है वह भाषा है। अब वह लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और सांकेतिक भी हो सकता है। आपके मन में कोई विचार आया, वह आप बोल सकते हो, उसको लिख सकते हो, संकेत के माध्यम से सामने वाले को समझा सकते हो। यानी आपने अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाया। जो दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम रहा वह भाषा थी। यानी अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है, जो मीडियम है, वह भाषा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं कि भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार में पढ़ते हैं कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। देखिए साथियों, मैं बोल रहा हूँ वो है मौखिक भाषा, और लिखा हुआ आप देख रहे हो वो है लिखित भाषा। मैं बोल रहा हूँ वो तो मौखिक है, लिखा हुआ देख रहे हो वह है लिखित भाषा। और अगर आप कहीं जा रहे हो बाइक पे या गाड़ी पे जा रहे हो, आपके सामने कोई गाड़ी जा रही है, आप उसको हॉर्न देते हो साइड लेने के लिए, तो आगे वाला साधन क्या है, आपके हॉर्न के संकेत को समझता है और आपको साइड देता है। वह होती है सांकेतिक भाषा, यानी संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को आदान प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद है नोट। सांकेतिक भाषा में असार्थक ध्वनि होती है, जबकि मौखिक भाषा में सार्थक ध्वनि होती है। देखिए साथियों, सार्थक का मतलब होता है सह अर्थ, यानी अर्थ के सहित, और असार्थक का अर्थ है बिना अर्थ के। देखिए, सांकेतिक भाषा और मौखिक भाषा दोनों के अंदर ही ध्वनि होती है। मैं बोल रहा हूँ वह मौखिक भाषा है, उसके अंदर ध्वनि है। सामने वाले को आपने हॉर्न दिया, वह भी ध्वनि है। तो सांकेतिक भाषा में भी ध्वनि होती है, मौखिक भाषा में भी ध्वनि होती है। पर जो सांकेतिक भाषा की जो ध्वनि है वो सिर्फ संकेत होती है, उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता। पर मैं जो बोल रहा हूँ, जो मौखिक भाषा की ध्वनि है वो सार्थक होती है, उसमें कोई न कोई अर्थ निकलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर कल को पेपर में कोई प्रश्न आता है तो आई होप आप उस चीज़ को गलत नहीं करोगे। ये देखने में सिर्फ 2 लाइनें हैं, ठीक है, पर इनका अंदर का जो राज है वह बहुत गहरा है कि सांकेतिक भाषा और मौखिक भाषा दोनों ही ध्वनि होती है। पर सांकेतिक भाषा है वो असार्थक होती है, और जो मौखिक भाषा है वो सार्थक होती है। उसके बाद बात करते हैं कि भाषा की विशेषता। तो भाषा संप्रेषण का साधन है। संप्रेषण का मतलब क्या है कि मेरे मन के विचार आप तक जा रहे हैं, तो मैं अपने विचारों को संप्रेषित कर रहा हूँ। तो जिस माध्यम से कर रहा हूँ वह माध्यम भाषा है। तो विचारों का आदान प्रदान हो गया, विचारों का संप्रेषण हो गया, वह भाषा के माध्यम से ही होता है। तो भाषा संप्रेषण का या आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा का जो स्वरूप है वह कठिन से सरल की ओर होता है। देखिए साथियों, कोई भी काम है जब शुरू करते हैं तो मुश्किल होता है। कोई भाषा सीखनी शुरू कर दो, शुरू में वह भाषा आपको बहुत कठिन लगेगी, पर धीरे धीरे उस भाषा को आप सीख जाओगे। तो यही चीज़ है कि भाषा है वो हमेशा कठिन से सरल की ओर होती है। शुरू में दुविधा होती है, पर धीरे धीरे उस चीज़ को अपनी सहज अभिव्यक्ति बना लेते हैं और उस चीज़ को समझ जाते हैं। तो भाषा का जो स्वरूप है वो कठिन से सरल की ओर होता है। उसके बाद है लिपि। तो भाषा को, जो मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा को जो लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। देखिए साथियों,
कोई भी भाषा है, उस भाषा को लिखने के लिए विशेष चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों को कहते हैं लिपि। जैसे हिंदी के अंदर होती है देवनागरी लिपि, अंग्रेजी में होती है रोमन लिपि और पंजाबी में है गुरमुखी लिपि। उसके बाद है बोली। भाषा का एक छोटा रूप होता है बोली। तो बोली भाषा का ही एक रूप होता है। किसी छोटे क्षेत्र या क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। देखिए साथियों, बोली का जो क्षेत्र है वह बहुत ही सीमित होता है। भाषा का बहुत छोटा रूप है बोली, और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा है वह बोली कहलाती है। ठीक है, जैसे मारवाड़ी बोली, राजस्थानी बोली, बुंदेलखंडी बोली। उसके बाद है उपभाषा। तो जो बोली है उसका जब क्षेत्र थोड़ा सा विस्तृत कर दिया जाता है तो वहाँ उपभाषा का क्षेत्र होता है। बोली का विस्तृत क्षेत्र है वो उपभाषा कहलाती है, जैसे अवधी और व्रजभाषा। उसके बाद है मानक भाषा। तो बोली और उपभाषा के मिले जुले रूप को मानक भाषा कहते हैं, जैसे खड़ी बोली हिंदी। देखिए इसके अंदर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले बोली, फिर उपभाषा, फिर मानक बोली। बोली और जो उपभाषा है इन दोनों को जो मिला जुला रूप है वो होती है मानक भाषा। उसके बाद आती है राष्ट्रभाषा। तो किसी भी देश के जो अधिकांश क्षेत्र पे जो भाषा बोली जाती है वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। देखिए, देश में अधिकांश लोग जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है, जैसे भारत में हिंदी। किसी भी राष्ट्र में जो अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। उसके बाद है राजभाषा। सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा किसी विशेष राज्य की भाषा नहीं होती है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। देखिए, राज्य भाषा और राजभाषा में फ़र्क है। राजभाषा होती है राजकाज की भाषा और राज्य भाषा होती है किसी राज्य विशेष की भाषा। ठीक है, उसके बाद है हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी भाषा दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये थी अपनी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत से कंसेप्ट हैं जो क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।